हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल न्यू सनशाइन, जहां हम डिस्कस करते हैं कुछ बेहतर। आज हम डिस्कस करने वाले हैं कोलबर्ग की मोरल डेवलपमेंट की थ्योरी को। तो मोरल डेवलपमेंट की जो थ्योरी है वो कोलबर्ग ने दी थी, ये हमने देख ही लिया है। अब यहाँ से टेट और सी टेट में 1 से 2 क्वेश्चन तो आ ही जाता है और कई बार तो मल्टीपल क्वेश्चन को भी देखने को मिले हैं यहाँ से। तो हम ये देख लेते हैं कि हमें आज यहाँ से क्या क्या डिस्कस करना है। ओके, तो हम देखते हैं यहाँ से हमारे लिए जो डिस्कस करना है वो पॉइंट्स हैं मोरालिटी, हेन्स डिलेमा, लेबल्स, स्टेजेस एंड क्रिटिसाइज। हम यहाँ से आज ये चीज़ें डिस्कस करेंगे। ओके, तो फर्स्ट है हमारा प्रिंसिपल्स कंसर्निंग व्हाट इज़ गुड एंड बैड और राइट एंड रॉन्ग बिहेवियर। मोरालिटी क्या होती है? ठीक है, मोरालिटी हमारी क्या होती है? मोरालिटी हमारे जो सर्टेन सेट्स ऑफ रूल्स होते हैं, हम जो चीज़ें अपने अंदर जो चीज़ें हम धारण करते हैं कि क्या चीज़ गलत है, क्या चीज़ सही है, जिसके आधार पर हम इन चीज़ों को डिवाइड करते हैं अपने लिए, वो हमारी मोरालिटी होती है। और उसी के अकॉर्डिंग हम हमारे प्रिंसिपल्स को बना लेते हैं कि हमारे लिए हाँ ये चीज़ ठीक है, ये चीज़ गलत है। और ये जो हमारी मोरालिटी है ये पर्सन टू पर्सन डिफ़र भी करती है। आपके लिए कुछ और सही हो सकता है, मेरे लिए कुछ और सही हो सकता है, किसी तीसरे के लिए कुछ और सही हो सकता है। तो सभी के जो सोचने के तरीके हैं, जो गुड एंड बैड बिहेवियर है किसी का भी, तो वो क्या है, उसकी मोरालिटी है। ठीक है, आगे हम इसको देखते हैं। फिर हम बात करते हैं हेन्स डिलेमा की। हेन्स की डिलेमा क्या थी? तो हेन्स की एक स्टोरी बनाई थी कोलबर्ग ने, जिसके बिहाफ पर वो लोगों से क्वेश्चंस करते थे और वो देखते थे कि वो किस लेवल पर लाई कर रहे हैं। ठीक है, कि किस लेवल पर वो लोग हैं, ये चीज़ें जानने के लिए वो एक स्टोरी सुनाते थे। तो हेन्स की एक बहुत ही ज़्यादा फेमस स्टोरी है। तो हेन्स डिलेमा ये है कि एक पर्सन था जिसका नाम हेन्स था, उसकी जो वाइफ थी उसकी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब होती है और हेन्स के पास इतने पैसे नहीं होते कि वो किसी अच्छी जगह पर उसको दिखा पाए। तो हेन्स जो होता है वो दवाई लेने के लिए केमिस्ट के पास जाता है, बट वो मेडिसिन देने से मना कर देता है केमिस्ट, क्योंकि उसके पास पूरे पैसे नहीं होते हैं हेन्स के पास। तो हेन्स जो है वो रात में दवाई चुरा लाता है और अपनी पत्नी को, अपनी वाइफ को खिला देता है। ठीक है, अब यहाँ पर 3 क्वेश्चंस राइज होते हैं। ठीक है, फर्स्ट क्वेश्चन है हेन्स शुड नॉट स्टील ड्रग सिंस इट वुड बी ब्रेकिंग द लॉ। हेन्स ने जो ड्रग है उसको स्टील किया है, चुराया है और उसने रूल्स को ब्रेक किया है। ठीक है, तो ये हमारा फर्स्ट क्वेश्चन हो गया। सेकंड क्वेश्चन ये था हेन्स शुड स्टील द ड्रग एंड एक्सेप्ट एनी प्रिजन सेंटेंसेस। हेन्स को जो उसने चुराया है ड्रग उसको एक्सेप्ट करना चाहिए और उसके बाद खुद को पुलिस के हवाले कर देना चाहिए। ठीक है, थर्ड है हेन्स शुड स्टील द ड्रग एंड नॉट टू गो टू दिस इज़ अनफेयर। हेन्स को चुरा भी लेना चाहिए और मतलब अपना जो उसने गलती की है उसको एक्सेप्ट भी नहीं करना चाहिए, क्योंकि ये कोई अनफेयर नहीं है। अब ये 3 उन्होंने क्वेश्चंस दिए थे कोलबर्ग ने, और इसी के बिहाफ पर वो मतलब देखते थे कि कौन किस कैटेगरी में लाई कर रहा है। इन 3 क्वेश्चंस में कौन किस क्वेश्चन के साथ जा रहा है उसको वो उस स्टेज के साथ रखते थे। तो ये थी हमारी हेन्स की डिलेमा। ठीक है, और कोई भी क्वेश्चन करने से पहले, यानी कि कोई भी अगर आप कुछ भी करने जा रहे हैं तो उससे पहले हमारे पास एक डिलेमा आती है, मतलब एक दुविधा आती है हमारे पास कोई भी काम करने के लिए, मैं ये काम करूं या ना करूं। तो वही थी कोलबर्ग की मोरल डिलेमा। कोई भी काम करने से पहले जो भी हमारी प्रॉब्लम, जो भी हमारी कंडीशंस हमारे सामने आती हैं, जैसे कि एक अगर पर्सन है, ठीक है, अब पर्सन के सामने 2 थिंग्स हैं, एक है उसकी फैमिली और सेकेंड साइड है मनी। अब कौन सी चीज़ को आपको चूज़ करना है? हो सकता है कि आप मनी चूज़ करें, हो सकता है कि आप फैमिली चूज़ करें, तो ये इंडिविजुअली डिफ़र हो जाता है। ठीक है, आपके लिए कुछ और चीज़ मैटर कर रही है, मेरे लिए कुछ और चीज़ मैटर कर रही है। तो यहाँ पर ये डिलेमा थी कि हमें फैमिली को चूज़ करना है या मनी को चूज़ करना है। तो ये क्या थी? इसे इसे मोरल डिलेमा कहते हैं। ठीक है, और इसके बाद जब हम इससे निकल जाते हैं तो वो होती है हमारी मोरल रीजनिंग, कि हाँ हमने अपनी मोरल रीजनिंग का यूज़ करके हम इस डिलेमा से बाहर आए। ठीक है, अब हम देखते हैं कि इसमें कितने लेवल्स होते हैं। तो कोलबर्ग की जो थ्योरी थी इसके 3 लेवल्स थे। कौन कौन से लेवल थे? लेवल फर्स्ट था हमारा प्री कन्वेंशनल 3 to 7 ईयर्स तक। जो प्री कन्वेंशनल लेवल है इसको हिंदी में पूर्व परंपरागत स्तर भी कहते हैं। पूर्व परंपरागत स्तर 3 से 7 वर्ष तक होता है ये। सेकंड है कन्वेंशनल 8 to 13 ईयर्स, इसको परंपरागत स्तर भी बोलते हैं। पोस्ट कन्वेंशनल लेवल
14+ ईयर्स के जो हमारे मतलब स्टूडेंट्स होते हैं। तो पोस्ट कन्वेंशनल मतलब उत्तर परंपरागत स्तर, ठीक है। अब इन सभी के अंदर जो है 2 स्टेजेस भी हैं, ठीक है। 3 लेवल हैं। अगर क्वेश्चन आता है कि कितने लेवल हैं, अगर ये क्वेश्चन आता है कि कितने स्तर दिए गए हैं कोलबर्ग की थ्योरी में, तो आप लिखेंगे 3 लेवल या फिर 3 स्तर। और अगर पूछी जाएंगे कि कितनी स्टेजेस दी गई हैं, तो वो है 6 स्टेजेस, क्योंकि हर लेवल के अंदर 2 स्टेजेस दी गई हैं। वो हम आगे अभी डिस्कस करते हैं। प्री कन्वेंशनल लेवल है हमारा 3 to 7 ईयर्स की। इसकी कौन कौन सी स्टेजेस हैं वो देख लेते हैं। फर्स्ट वन इज ओबीडियंस एंड पनिशमेंट ओरिएंटेशन, मतलब कि बच्चा काम, और एक चीज़ और है कि जब बच्चा बर्थ लेता है तो उस वक्त उसकी जो मोरालिटी होती है वो ज़ीरो होती है। ज़ीरो मोरालिटी के साथ बच्चा जन्म लेता है, उसके अंदर कोई भी मोरालिटी नहीं होती है। हम उसके लिए जो चीज़ें सिखाते हैं, और वैसे भी जो मोरालिटी होती है वो एक्वायर करता है अपने इन्वायरमेंट से, अपनी सोसाइटी से, अपनी फैमिली से, ठीक है। आपके घर में कैसा बिहेवियर किया जाता है और कैसी चीज़ें सिखाई जाती हैं बच्चों को, तो उससे उसके अनुसार बच्चे का जो मोरल है उसके अनुसार सेट होता है, ठीक है। तभी हम इसको बोलते हैं मतलब सर्टेन सेट्स ऑफ रूल, कि हमारे अंदर जो सेट होता चला जाता है, ये हमारी फैमिली, हमारे जो पीयर ग्रुप है, हमारी जो सोसाइटी है, इसके थ्रू हमारा मोरल सेट होता है। ओबीडियंस एंड पनिशमेंट ओरिएंटेशन, तो इसमें क्या होता है कि बच्चा जो ओबीडियंस होता है और पनिशमेंट, क्योंकि वो बात क्यों मानता है, बात वो इसलिए मानता है क्योंकि उसे पता है अगर वो बात नहीं मानेगा तो उसको पनिशमेंट दी जाएगी, ठीक है। तो ये था हमारा फर्स्ट लेवल, ओबीडियंस एंड पनिशमेंट ओरिएंटेशन। उसको पता है कि अगर मैं बात नहीं मानूंगा तो मेरी पिटाई लगेगी और मेरी भी कोई बात नहीं मानी जाएगी, तो पनिशमेंट के डर से बच्चा काम करता है। दूसरा अगर हम बात करें इंडिविजुअल एंड एक्सचेंज पर्सनल रिवॉर्ड ओरिएंटेशन, लिखा है ना इंडिविजुअल एंड एक्सचेंज। ये स्टेज हम सभी ने देखी है कि कई बार ऐसा होता है कि क्लास में अगर एक बच्चे ने दूसरे की नोटबुक्स फाड़ दी है, ठीक है, तो उस बच्चे को क्या करना है, उस बच्चे को जिसने उसकी बुक फाड़ी है उसका भी कोई सामान खराब करना है या फिर उसकी नोटबुक फाड़नी है। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि बच्चे के अंदर ये चीज़ होती है कि तुमने जो किया है वो मुझे भी करना है, मीन्स टिट फॉर टैट। एक बार ये क्वेश्चन आया भी था कि जो टिट फॉर टैट है ये कोलबर्ग की किस हमारी जो लेवल है उससे रिलेटेड है। तो अगर लेवल की बात करेगा तो प्री कन्वेंशनल लेवल से रिलेटेड है, और अगर वो यहाँ पर हमारी स्टेज की बात करेगा तो इंडिविजुअल एक्सचेंज एंड पर्सनल रिवॉर्ड ओरिएंटेशन से रिलेटेड है। तो इस तरह से हमें इसको समझ के चलना पड़ेगा कि किस किस स्टेजेस में आता है। मोस्टली ऐसे पूछा नहीं जाता कि कितनी स्टेजेस हैं, लेकिन उनके अंदर जो है उससे डीपली पूछा जाता है, तो उनको पढ़ना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ठीक है। हमें समझना ज़रूरी है कि किसके अंदर क्या चीज़ आती है। ये हो गए दोनों। अब हम नेक्स्ट स्टेज की बात करते हैं। इवन इंडिविजुअल एक्सचेंज में अगर आप कुछ उल्टा बोल रहे हैं या बच्चा अगर कुछ उल्टा बोल रहा है तो दूसरे को भी उसका उल्टा ही जवाब देना है, ठीक है। तो ये है हमारा इंडिविजुअल एक्सचेंज। अगर आप हाथ मिलाएंगे तो हाथ मिलाएगा आपसे, और अगर आप उससे गुस्सा करेंगे तो वो भी आपसे गुस्से से बात करेगा, ठीक है। नेक्स्ट देख लेते हैं कन्वेंशनल लेवल 8 to 13 ईयर्स। कन्वेंशनल लेवल मतलब परंपरागत स्तर, 8 से 13 वर्ष की उम्र में। अब इसमें जो फर्स्ट है हमारा, फर्स्ट है इंटरपर्सनल रिलेशनशिप गुड बॉय गुड गर्ल। इसको जो हमारा लर्न करने का तरीका है वो है गुड बॉय एंड गुड गर्ल। यहाँ पर जो बच्चा होता है वो बस इसलिए अच्छा बनने की कोशिश करता है सोसाइटी में ताकि लोग उससे बोलें कि गुड बॉय एंड गुड गर्ल, ठीक है। जैसे कि उसे पता है कि अगर मेरे मार्क्स अच्छे आते हैं तो मम्मा बोलेंगी कि वेरी गुड, है ना। तो इसलिए वो अपना काम अच्छे से करना चाहता है, इसलिए वो अपना रिपोर्ट कार्ड अच्छा करता है। तो ये जो कुछ भी है ये सारा का सारा कोलबर्ग के अकॉर्डिंग है, ठीक है। कोलबर्ग की थ्योरी है, कोलबर्ग के अकॉर्डिंग है, मैं अपनी तरफ से कुछ नहीं बता रही हूँ। और ऐसा कुछ भी नहीं है कि ऐसा ही होता है, इनको क्रिटिसाइज भी किया गया है, उसको भी हम देखेंगे। तो इंटरपर्सनल रिलेशनशिप जो है हमारी, उसमें बच्चा इसलिए काम करता है क्योंकि वो समाज में अच्छा बनना चाहता है, अच्छा दिखना चाहता है, ताकि लोग उसकी तारीफ़ करें गुड बॉय गुड गर्ल की तरह, ठीक है। और सेकंड हमारा जो आता है मेंटेनिंग द सोशल ऑर्डर लॉ एंड ऑर्डर। तो यहाँ पर क्या होता है, बच्चा जो है वो मेंटेन करना चाहता है जो सोसाइटी के जो रूल्स हैं, जो ऑर्डर्स हैं, ठीक है। यहाँ लिखा है ना लॉ एंड ऑर्डर, इसको इससे लर्न कर सकते हैं। जैसे कि जो हमारे ट्रैफिक रूल्स हैं, तो बच्चा जो है कन्वेंशनल ईयर का वो उन ट्रैफिक रूल्स को फॉलो करेगा, क्योंकि उसको पता है कि हाँ ये चीज़ें किसके लिए बनी है, ये चीज़ें सोसाइटी के लिए बनी है, तो हमें इन चीज़ों का फॉलो करना चाहिए, चाहे कोई करे या ना करे, लेकिन उसको करना है। तो ये है। और नेक्स्ट देख लेते हैं पोस्ट कन्वेंशनल लेवल। पोस्ट कन्वेंशनल लेवल जो है हमारा, यहाँ तक आने के लिए
ओनली 10 to 15% जो हमारे पर्सन हैं वो यहाँ तक आ पाते हैं। ये बहुत ही ज़्यादा हाई माना जाता है लेवल। तो ये है पोस्ट कन्वेंशनल लेवल 14+ ईयर का, ठीक है। तो फर्स्ट है इसमें सोशल कॉन्ट्रैक्ट एंड इंडिविजुअल राइट्स। सोशल कॉन्ट्रैक्ट एंड इंडिविजुअल राइट मतलब यहाँ पर ये है कि अगर किसी की जान बचती है मेरे ऐसा करने से तो हाँ मैं ऐसा कर दूंगा, यहाँ पर ये है, ठीक है। मतलब कि यहाँ पर राइट्स की बात की जाती है कि जो चीज़ गलत है वो गलत है और जो सही है वो सही है। लेकिन अगर मेरे सच बोलने से या मेरे कुछ कह देने से किसी दूसरे का नुकसान होता है, किसी दूसरे के लिए हर्ट होता है, तो मैं वो काम नहीं करूँगा, ठीक है। तो ये आता है इसमें। और अगर हम बात करें यूनिवर्सल एथिकल प्रिंसिपल, ये हमारा हाईएस्ट लेवल होता है। यहाँ तक बहुत ही कम लोग पहुँच पाते हैं। जैसे कि हमारे बात की जाए तो जो गांधी हैं और नेल्सन मंडेला हैं, ये लोग यहाँ तक पहुँच पाए हैं। ये इसका मीनिंग क्या है यूनिवर्सल एथिकल प्रिंसिपल का? मतलब जो हमने प्रिंसिपल बनाए हैं वही हमें ऊपर रखने हैं और उन्हीं को ऊपर रखकर ये डिसीजन लेते हैं। और चाहे उसके वजह से इनके लिए जो सोसाइटी है उसको भी चेंज क्यों ना करना पड़े। इन लोगों ने कितने सारे परिवर्तन किए हमारे समाज के लिए, हमारे राष्ट्र के लिए। तो ये सब क्या है? ये सब इनके प्रिंसिपल थे, इनके डिसीजन थे और कहीं ना कहीं वो देश हित में, राष्ट्र हित में उन्होंने सोचा और तभी यहाँ तक पहुँच पाए। तो ये यूनिवर्सल एथिकल प्रिंसिपल है। यहाँ पर अपने लिए नहीं है, यहाँ पर यूनिवर्स के लिए, मतलब सबके लिए सोचा जा रहा है, ठीक है। तो ये था हमारे इस लेवल में। हमने पूरी थ्योरी को एक शॉर्ट वे में समझ लिया है कि हाँ ये क्या है, ठीक है। नेक्स्ट, इसको जो क्रिटिसाइज़ किया है जो हमारी कोलबर्ग हैं, कोलबर्ग प्याजे की थ्योरी से बहुत ज़्यादा प्रभावित थे। प्याजे की थ्योरी को समझते हुए जैसे प्याजे ने 4 स्टेजेस दी हैं, ठीक है। तो जैसे इंद्रियगात्मक अवस्था है, फिर है पूर्व संक्रियात्मक, फिर मूर्त संक्रियात्मक और फिर अमूर्त संक्रियात्मक, ये हमारी स्टेजेस दी हैं। तो ये उससे बहुत ज़्यादा प्रभावित थे। लेकिन कोलबर्ग का जो क्रिटिसाइज़ किया है वो बहुत से लोगों ने किया और ये भी इसका बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि क्रिटिसाइज़ किया क्यों गया, क्योंकि इसके बहुत सारे क्वेश्चन यहाँ से भी आ जाते हैं। तो क्रिटिसाइज़ किया था इसका कैरल गिलिगन ने, ठीक है। कैरल गिलिगन ने इसका क्रिटिसाइज़ किया था। तो किन किन बेस पर उन्होंने क्रिटिसाइज़ किया था वो ये पॉइंट्स हैं। फर्स्ट पॉइंट है नॉट एप्लीकेबल इन ऑल कल्चर। ये ऑल कल्चर के लिए एप्लीकेबल नहीं है, ज़रूरी नहीं है कि सभी कल्चर में आप इसको अप्लाई कर पाएँ। सेकंड है हाइपोथेटिकल सिचुएशन। ये जो है ये हाइपोथेटिकल सिचुएशन है, इस कोई भी ये ओरिजिनल कोई रियल प्रॉब्लम नहीं है यहाँ पर, ये केवल और केवल इमेजिनरी है, साइंटिफिक नहीं है, ठीक है। और ये बायस सैंपल है यहाँ पर, मतलब यहाँ पर जो लिया गया था, यहाँ पर जो कोलबर्ग ने लिया था यहाँ पर ओनली बॉयज़ लिए थे। लेकिन कैरल गिलिगन कहती हैं कि अगर यहाँ पर गर्ल्स को लिया जाता तो यहाँ पर जो हमारे आंसर्स हैं वो कुछ और ही निकल कर आते, क्योंकि जो फीमेल्स होती हैं वो थोड़ा इमोशंस की तरफ और केयर्स की तरफ ज़्यादा सोचती हैं, तो इसलिए यहाँ पर आंसर्स कुछ और हो सकते थे। तो ये थी हमारी पूरी की पूरी कोलबर्ग की थ्योरी। अगर अच्छी लगी है तो इसको प्लीज़ लाइक कीजिएगा और शेयर भी कर दीजिएगा। और अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा ताकि आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको ईजिली अवेलेबल हो सके। तो हम इस वीडियो को यहीं पर फिनिश करते हैं। अगर कोई भी डाउट, कोई भी कन्फ्यूजन है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। चलिए ठीक है फिर, लेकिन हम एक बार नज़र डाल लेते हैं कि हमने आज क्या क्या देखा है। हमने आज जो सीखा है वो ये है कि मोरालिटी क्या है, ठीक है। उसके बाद हमने हेन्स की डिलेमा को समझा है, उसके जो 3 क्वेश्चंस थे वो हमने देखे हैं। और ये केवल एक यही स्टोरी नहीं है, कोलबर्ग ने और भी बहुत सारी स्टोरीज़ बनाई हैं और उनके अकॉर्डिंग क्वेश्चंस बनाए हैं और लोगों पर इसी तरह से मतलब रिसर्च करते रहे कोलबर्ग। लेकिन ये उनकी जो थी ये वाली सबसे ज़्यादा फेमस उनकी स्टोरी रही थी, हेन्स डिलेमा। लेकिन ये जो इसका जो क्रिटिसाइज़ हुआ वो इस वजह से क्योंकि इन्होंने एक इमेजिनरी स्टोरी है। अब स्टोरी तो सभी इमेजिनरी होती है, इन्होंने किसी पर ऐसा होते नहीं देखा, इन्होंने बस ऐसा इमेजिन किया कि ऐसा हुआ, इसलिए इसका क्रिटिसाइज़ भी किया गया, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, इनके ये लेवल्स दिए गए हैं, साथ में इनके यहाँ पर ईयर्स भी दिए हुए हैं क्योंकि कई बार आ जाता है इतने से इतने ईयर का बच्चा है तो वो किस ईयर में आएगा, ठीक है। फिर प्री कन्वेंशनल लेवल है हमारा। प्री कन्वेंशनल में हमने 2 देखे हैं, ओबीडियंस पनिशमेंट ओरिएंटेशन, इंडिविजुअल एक्सचेंज पर्सनल रिवॉर्ड ओरिएंटेशन। एक बार इसको फिर से समझ लेते हैं। ओबीडियंस एंड पनिशमेंट था कि बच्चा काम इसलिए करता है, बच्चा बात इसलिए मानता है क्योंकि उसको डर लगता है कि कहीं पनिशमेंट हमको ना मिल जाए। और इंडिविजुअल एक्सचेंज में था टिट फॉर टैट, ठीक है। कन्वेंशनल लेवल में इंटरपर्सनल रिलेशनशिप, गुड बॉय गुड गर्ल,
ठीक है, इन चीज़ों को याद करना बहुत ज़रूरी है। गुड बॉय गुड गर्ल एंड मेंटेनिंग द सोशल ऑर्डर मीन्स लॉ एंड ऑर्डर, ठीक है, मतलब कि यहाँ पर वो रूल्स अगर हैं किसी चीज़ के भी तो वो रूल्स को फॉलो करेगा, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं पोस्ट कन्वेंशनल ऑर्डर, सोशल कॉन्ट्रैक्ट एंड इंडिविजुअल राइट्स, ठीक है, यूनिवर्सल एथिकल प्रिंसिपल, ये बहुत ही ज़्यादा हाईएस्ट लेवल हो जाता है। हमने ये सब आज देखा है, इसके अलावा हमने क्रिटिसाइज देखा है, क्रिटिसाइज इसका किया था कैरल गिलिगन ने। ओके, चलिए इस वीडियो को यहीं फिनिश करते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।